इस 2026 में गोल्ड सिल्वर किस चीज में इन्वेस्ट करे? बंदा बहुत कंफ्यूज है क्योंकि दोनों के प्राइसेस ऐसे बढ़ रहे हैं और एवरीबॉडी इज थिंकिंग इट्स टू लेट नाउ, वी मिस द बस। देखिए, किसी भी चीज की जब रेट बढ़ता है तो उसमें दो चीजें हो सकती हैं संभवतः। एक, स्पेकुलेशन हो रहा है, दूसरा डिमांड बढ़ रही है। गोल्ड के बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है चाइना। तो व्हाट चाइना इज डूइंग, चाइना इज सेलिंग डॉलर एंड बाइंग गोल्ड। अभी 3 महीने पहले सैमसंग और BMW इन्होंने आपस में एक वो करा है करार, जिसमें सैमसंग बैटरीज बनाएगा ईवी कार्स के लिए। तो पहला रीजन, ये एक्सप्लोर नहीं होगी। दूसरा, ये 900 से 1000 किलोमीटर एक चार्ज में चलेगी। तीसरा, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 9 मिनट्स इज द चार्जिंग। अब ये बैटरी में 1 किलो चांदी लगी। दुनिया में जितनी ईवीज हैं, अगर उसका 20% शेयर भी सैमसंग को मिल गया तो जितनी चांदी दुनिया में अवेलेबल है और जितनी चांदी आने वाले 20 साल में आएगी वो सब सैमसंग कंज्यूम कर लेगा। इतनी चांदी की रिक्वायरमेंट। कुछ तो इंडिकेटर्स होंगे जो बताएगा कि यार ये अब गड़बड़ होने वाली है। ये बुल रन है, रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि कल ही क्रैश आ जाएगा, लेकिन क्रैश आना भी निश्चित है। तो 2026 की कोई प्रेडिक्शन है आपकी? मैं तो सिंपल कहता हूँ, गोल्ड का चार्ट लगाओ, सिल्वर का चार्ट लगाओ, निफ्टी का चार्ट लगाओ, बैंक निफ्टी का चार्ट लगाओ, जो भी जिसमें भी आपको काम करना है, कोई नो ब्रेनर, इट शुड बी नो ब्रेनर। 20 EMA के ऊपर है तो मैं बाइंग करूंगा, 20 EMA के नीचे आ गई मैं सेल करूंगा। So what's the biggest unseen risk 2026 में whereas investing in markets is concerned? वो क्या हो सकता है? आजकल दिमाग में ना एक ही गाना चलता है, सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। जब देखो सोने का प्राइस बढ़ता ही जा रहा है और अब तो चांदी ने भी साथ में चांदी कर दी है लोगों की। तो आज जो हमारे गेस्ट हैं उनसे मैं समझना चाहती थी कि भाई ये सोना चांदी ये वाली जो एसेट क्लास है ये कब तक बढ़ती रहेगी, क्या होगा इसमें, कैसे लोग इन्वेस्ट कर पाएंगे, आगे चल के कैसे बाइंग होगी, क्या इसमें करेक्शन होने वाली है, नहीं होगी। और इससे संबंधित हमने साथ ही साथ काफ़ी ETF से रिलेटेड बातें की, बिटकॉइन क्रिप्टो से रिलेटेड बातें की, क्योंकि अब लोग अपने पोर्टफोलियो में काफ़ी डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, अलग अलग एसेट क्लासेस को एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं और ऑब्वियसली अंत में पैसा बनाना चाहते हैं। और इन सब बातों का एक ही निष्कर्ष है, अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो टिके रहो मार्केट में। टाइमिंग से ज़्यादा मार्केट में कितना टाइम आप बिता रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। आइए मिलते हैं हमारे आज के गेस्ट से, जो एक फुल टाइम ट्रेडर तो हैं ही पर एक बहुत फेमस फाइनेंस इन्फ्लुएंसर भी हैं। इस पिछले साल में जितना इन्होंने अपना वजन घटाया है, आई थिंक प्रोपोर्शनेटली उतना ही गोल्ड का प्राइस भी बढ़ गया है। तो आइए मिलते हैं हमारे आज के गेस्ट दीपक वाधवा जी से। तो इस 2026 में गोल्ड सिल्वर किस चीज में इन्वेस्ट करे? बंदा बहुत कंफ्यूज है क्योंकि दोनों के प्राइसेस ऐसे बढ़ रहे हैं और एवरीबॉडी इज थिंकिंग इट्स टू लेट नाउ, वी मिस द बस। तो क्या है 2026 में इन दोनों का फॉर्च्यून? समृद्धि, पहले तो आपने मेरे से एक क्वेश्चन किया, मैं 3 क्वेश्चन आपसे और आपकी ऑडियंस से करता हूँ। परफेक्ट। कौन सा साल ऐसा है जो इजी था? पता नहीं। सारे उतार चढ़ाव तो हर साल में ही है। हाँ ठीक है। अगर उतार चढ़ाव नहीं होते तो लोगों का लॉस ही नहीं होता। ठीक है। जबकि आपको भी पता है और मुझे भी पता है और सेबी भी ये डेटा दे रहा है कि 93 to 94% नाउ पीपल आर इन लॉसेस। राइट। तो इसका मतलब उतार चढ़ाव तो हमेशा ही है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि जो पब्लिक सोचती है मार्केट उस तरह से बिहेव करे। राइट। ठीक है। अब हम आते हैं गोल्ड सिल्वर बढ़ क्यों रहे हैं। देखिए, किसी भी चीज की जब रेट बढ़ता है तो उसमें दो चीजें हो सकती हैं संभवतः। एक, स्पेकुलेशन हो रहा है, दूसरा डिमांड बढ़ रही है। अभी स्पेकुलेशन गोल्ड सिल्वर में इतना ज़्यादा संभव नहीं है क्योंकि इट्स ए ग्लोबल कमोडिटी, इंटरनेशनली कंट्रोल्ड कमोडिटी है। दूसरा, सोने चांदी में बैंक्स इन्वॉल्व हैं, सेंट्रल बैंक्स इन्वॉल्व है, हमारा RBI इन्वॉल्व है, US का फेड इन्वॉल्व है, UK का अपना सेंट्रल बैंक इन्वॉल्व है। तो बहुत सारे सेंट्रल बैंक्स इन्वॉल्व हैं क्योंकि गोल्ड इज अ बैकअप फॉर एनी काइंड ऑफ एनी करेंसी। अभी होता क्या है कि आपके पास मान लो 1 किलो गोल्ड है, अब आपने उसके अगेंस्ट में करेंसी प्रिंट करनी है और मैं मान के चलता हूँ 1 किलो गोल्ड की कीमत आज 4 लाख रुपए है। मैं आई एम गोइंग बैक टू द से 20 साल 25 साल पहले। ठीक है।
तो आपने 4 लाख के नोट प्रिंट करे और आपने पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, जैसे कि सेंट्रल बैंक काम करते हैं, जैसे हमारा आरबीआई काम करता है। अब उस गोल्ड की वैल्यू 10 साल में बढ़ के हो गई 15 लाख, तो आपने 11 लाख के नोट और प्रिंट कर लिए। अब उसकी वैल्यू हो गई 1.5 करोड़, आपने सब्सटेंशियली उसी तरह से करेंसी प्रिंट कर ली। तो आपके गोल्ड की वैल्यू बढ़ रही है तो सर्कुलेशन मनी भी तो बढ़ रहा है, हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है। इसीलिए हम कहते हैं कि जीडीपी जो है हमारा 4 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन का वो होने जा रही है इकोनॉमी, पर वो जो पर कैपिटा इनकम भी बढ़ रही है। दीज आर ऑल इकोनॉमिक थिंग्स, ठीक है। अब गोल्ड क्यों बढ़ रहा है? गोल्ड के बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है चाइना। चाइना के पास, बिकॉज चाइना इज एक्सपोर्टिंग एवरीथिंग टू द वर्ल्ड, तो उनके पास तो रोज डॉलर आ रहे हैं। अब डॉलर आ रहे हैं तो उनको क्या रिस्क है कि हमारे पास उतना डॉलर पड़ा है जितना कि यूएस के सर्कुलेशन में नहीं है। मतलब इफ यू सी द अमाउंट ऑफ डॉलर इन यूएसए एंड इफ यू सी द अमाउंट ऑफ डॉलर इन चाइना, तो सब्सटेंशियली, मैं ये तो नहीं कहूंगा उनसे ज्यादा है, लेकिन उनसे कम भी नहीं है। गॉट इट। तो अब किसी दिन ट्रंप साहब ने ये कह दिया कि मैं तो डॉलर को ही खत्म करके कोई नई जीरो कर रहा करेंसी हूं। ला रहा हूं, हाँ, या मेरा 100 का डॉलर का नोट जो है वो खत्म आज से, जैसे अपने यहाँ डिमोनेटाइजेशन वहां भी हो सकता है। तो इस वक्त क्या होगा? चाइना बर्बाद हो जाएगा। ट्रू। तो व्हाट चाइना इज डूइंग, चाइना इज सेलिंग डॉलर एंड बाइंग गोल्ड। गॉट इट। तो ये जो गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा है, ये क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि चाइना टनों के भाव गोल्ड खरीद रहा है। कोई 1-2 किलो खरीदने से इतना भाव नहीं बढ़ता। तो ये तो गोल्ड की बात हो गई। और जब तक ये कंट्रीज के बीच में अनरेस्ट रहने वाला है, क्योंकि उधर क्या है, जो ये ब्रिक्स हैं जिसमें इंडिया, ब्राजील, चाइना, ये अपनी करेंसी लाने की सोच रहे हैं, तो ये लोग भी गोल्ड बाय कर रहे हैं, क्योंकि गोल्ड बैक करेंसी होगी ना। उधर रशिया और यूक्रेन का वार चल रहा है, तो रशिया भी गोल्ड बाय कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो वो तेल एक्सपोर्ट कर रहा है वो डॉलर में तो कर ही नहीं सकता, वो रूबल में कर रहा है। अब वो रूबल का क्या करेगा? भाई मेरी करेंसी है, मैं उसे छाप भी रहा हूं और ट्रेड भी इसमें ही कर रहा हूं, तो मेरे को फायदा कहां होगा? ट्रू। तो मेरे को कोई तो एक ग्लोबल करेंसी चाहिए। तो देन दैट ग्लोबल करेंसी इज टेकन अप बाय गोल्ड रादर देन डॉलर। तो ये तो इसका रीजन हुआ। ठीक है। दूसरा, शायद आई मे बी कंफ्यूज्ड विद द ईयर, शायद वो 1974 था या 72 था या 80, कुछ ऐसा था। तो तब यूएस ने एक ट्रीटी की थी अराउंड द वर्ल्ड, जिसको कि पेट्रो डॉलर ट्रीटी कहते हैं। यानी कि दुनिया में जहां भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बिकेंगे या क्रूड बिकेगा, वो डॉलर में ही बिकेगा। इसलिए क्रूड का प्राइस हमेशा, चाहे दुबई बेच रहा है, यूएई बेच रहा है, सऊदी बेच रहा है, वो दैट इज डिटरमिन्ड इन डॉलर इटसेल्फ। राइट। कभी आपने नहीं सुना होगा कि क्रूड का रेट डॉलर की जगह अब जो है पाउंड में सऊदी हो, रियाल में शो हो रहा है या दिरहम में हो रहा है, वो हमेशा डॉलर में होता है। तो ताकि डॉलर की डिमांड बनी रहे और यूएस का वर्चस्व कायम रहे, क्योंकि सुपर पावर है तो उसको अपना वर्चस्व कायम करना है। तो ये तो हो गया डॉलर का कहानी, गोल्ड की कहानी। अब हम आते हैं सिल्वर पर। अभी सिल्वर क्यों इतना भाग रही है? क्योंकि अब से पहले, आज से 2 महीने 3 महीने पहले तक हम लोग सुन रहे थे कि कोई इंडस्ट्रियल डिमांड है सिल्वर की। अभी इंडस्ट्रियल डिमांड क्या है? ईवी गाड़ियों में लगती है सिल्वर, कंप्यूटर मदरबोर्ड सर्किट्स में लगती है, जिसे पीसीबी कहते हैं। उसके अलावा जितने मोबाइल लगते हैं उसमें शायद 1-2-5 ग्राम कुछ लगती होगी, लेकिन मोबाइल भी तो करोड़ों की तादाद में बन रहे हैं। तो ये सब उसकी रिक्वायरमेंट्स थी अब तक। अभी 3 महीने पहले सैमसंग और बीएमडब्ल्यू, जो कार की कंपनी है बीएमडब्ल्यू, और जो कंपनी है सैमसंग जिसके कि हम मोबाइल यूज करते हैं, इन्होंने आपस में एक वो करा है करार, जिसमें सैमसंग बैटरीज बनाएगा ईवी कार्स के लिए। अच्छा। तो अभी आप इंडिया में या टेस्ला में या कहीं भी कोई सी भी कार देखते हैं अराउंड द वर्ल्ड, तो उसकी रेंज कितनी होती है? 500-400 किलोमीटर। राइट। और उसे चार्ज होने में, स्लो चार्जर जो हमारा चार्ज करता है, वो करीब करीब 24 घंटे, 8 से 24 घंटे लगाता है। एक दिन कहते हैं। ठीक है। अब हम बाहर जाते हैं तो वो अगर हम फास्ट चार्जिंग से चार्ज करते हैं तो उतनी उसकी साइकिल कम हो जाती है बैटरीज की, तो उसकी लाइफ भी 6-7-8 साल ही है। अभी सैमसंग ने जो बैटरी बनाई है ये सॉलिड स्टेट बैटरी है। इसका मतलब क्या है कि इसमें एक्सप्लोजन नहीं हो सकता। जो अभी बैटरीज में एक्सप्लोड हो जाती हैं, ये गर्मी में आपने देखा होगा बैटरी फट जाती हैं, तो पहला रीजन ये एक्सप्लोड नहीं होगी। दूसरा, ये 900 से 1000 किलोमीटर एक चार्ज में चलेगी। ओके। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 9 मिनट्स इज द चार्जिंग टाइम। वाह।
मतलब 10 मिनट डिलीवरी से मतलब भी जैसे ज्यादा। आप पेट्रोल पंप पे जाते हो, पेट्रोल पंप में भी आप इन टू आउट देखोगे तो आपको 10 एक मिनट लग हाँ, जाते हैं। 10-12 मिनट लगते हैं। इसमें भी आप गए, बाय द टाइम यू हैव योर केन ऑफ कोक, तब तक वो 100% चार्ज है, आप लेके वाह। फिर 900 किलोमीटर के लिए चल दिए। अब ये बैटरी में 1 किलो चांदी लगेगी ओ, हर अच्छा, बैटरी में। अब आप इंटरेस्टिंग। कहोगे इससे कैसे बढ़ रही है? दुनिया में जितनी ईवीज हैं, अगर उसका 20% शेयर भी सैमसंग को मिल गया, तो जितनी चांदी दुनिया में अवेलेबल है और जितनी चांदी आने वाले 20 साल में आएगी, वो सब सैमसंग कंज्यूम कर लेगा। इतनी चांदी की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि कोई एक दो ईवी तो बननी नहीं है, करोड़ों की तादाद में बननी है। तो करोड़ों की 1 किलो लग रही है, तो करोड़ों किलो चांदी चाहिए। हम चांदी की बात कर रहे हैं, कोई मेटल या लोहे की बात नहीं कर रही जो करोड़ों टन अवेलेबल है। दूसरा, चांदी जो है डायरेक्ट माइनिंग नहीं है। मैं ये नहीं कह सकता कि चांदी की माइन है, ये जैसे गोल्ड की माइंस होती हैं ऐसे चांदी की माइंस नहीं होती। चांदी इज ए बाई प्रोडक्ट, यानी कि हम जिंक, निकल और लिथियम या 2-1 मेटल और निकालते, तो उसके साथ में जैसे 100 किलो वो निकला तो 2-5-10 किलो या आधा किलो 1 किलो ऐसे चांदी मिल गई। तो ब्राजील में नहीं, मैक्सिको में एक जो सबसे अच्छी वो है माइन जहां से होती है, उसको कुछ $700 मिलियन सैमसंग ने एडवांस दिया है कि भाई तेरी जितनी भी 2 साल में लेड निकलेगी, लिथियम निकलेगा और चांदी निकलेगी और जिंक निकलेगा, वो मैं ले लूंगा, बस तू बनाता जा, मेरे को दिए जा। चलो, उनकी तो चांदी हो गई। अब उनकी चांदी हो गई। अब ये कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया। हाँ, एक तो ये कारण है पैसा बढ़ने का। दूसरा क्या है, ये जो आजकल हम डिजिटल चांदी ले रहे हैं, राइट। जिसको कि हम पेपर बुलियन बोल रहे हैं। अभी इंडिया में तो जो ईटीएफ है वो तो बैग्ड है। जैसे आपने कहा कि भैया मेरे को 100 रुपए का ईटीएफ दे दो, तो जो ईटीएफ कंपनी है वो चांदी अपनी वॉल्ट में खरीदती है। लेकिन जो यूएस है, वहां पे जो पेपर बुलियन चल रहा है वो किसी भी तरीके से बैग्ड नहीं है। ओके, अब विच मीन्स कि आप ईटीएफ की कंपनी हो। अब आपके पास मान लो चांदी फिजिकल पड़ी है 1 टन और आपने कागज इशू कर दिया 100 टन का। ओके, तो प्रैक्टिकली क्या हुआ, आपके पास चांदी तो है ही नहीं फिजिकल, वो बैग्ड किससे है? तो जो पेपर चांदी है वो रेट बढ़ता जा रहा है, इसीलिए फिजिकल का भी बढ़ रहा है। लेकिन इसमें क्रैश भी आएगा, ये भी सब लोग नोट कर लीजिए। क्यों? जिस दिन आपने लोगों ने ये कहा भाई मेरा पैसा वापस कर दो, क्योंकि आपने जब पेपर इशू किया था उस वक्त 1 लाख था, आज 3 लाख होने जा रही है चांदी। तो आप एज ए इन्वेस्टर कहोगे ना मेरा पैसा वापस कर दे, तो आपके पास जब फिजिकल कुछ बेचने को ही नहीं है, तो आप तो कागज पे ही उसकी वैल्यू बढ़ा रहे हो, तो आप तो बर्बाद हो गई एक दिन। सो जो कागज पे चांदी है वो बहुत ज्यादा है, जो फिजिकल अवेलेबल चांदी है वो कम है, इसलिए ये हाई बनी हुई है। तो लोग ये ना सोचें कि ये बुल रन है, ये बुल रन है, रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि कल ही क्रैश आ जाएगा, लेकिन क्रैश आना भी निश्चित है। और चांदी का पिछले 5 बार हमारे पास ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड है कि अगर ये 1 रुपए से 100 रुपए तक गई है तो 100 से 50-60% ये क्रैश हो जाती है। 50 से 60% की क्रैश हमने 5 बार देखी है। तो ये ना सोचे कि अगर आज ये 2,80,000 या आज मैं देख रहा था सुबह 289 का हाई लगा है, तो ऑलमोस्ट फिजिकल मार्केट में 3-3.25 लाख 3,10,000 की हो गई होगी। तो अगर ये 3,10,000 है तो ये आप ना सोच के चले कि ये यहाँ से 5 लाख जाएगी, ये यहाँ से 2.5 लाख 2 लाख भी आ सकती है, 1.5 लाख भी आ सकती है, क्योंकि हमने पास्ट में 50-60% के क्रैश देखे हैं। और मजे की बात स्मृति ये है कि एक ही दिन में क्रैश आता है, ताकि किसी को निकलने का टाइम भी ना मिले। अभी लोग क्या कर रहे हैं, पीपल शुड अंडरस्टैंड कि जैसे अभी पीछे हुआ था कि 2.5 लाख चली गई थी, फिर 2.5 लाख से 220 आ गई, फिर लोगों ने बाय करी, फिर वो ऊपर चली गई, तो ये 30,000 पे जाके रुकी। तो लोगों को लगा यहाँ बाय कर लेते हैं, और लोगों ने बाय करी और उनको पैसा बना। लेकिन अब क्या होगा, जिस दिन बड़ा क्रैश आएगा, जिस दिन की एक, इसे हम क्या बोलते हैं, ब्लैक स्वैन डे जो बोलते हैं, उसमें क्या होगा कि 3 लाख से चलेगी, 2.5 लाख आएगी, लोग फिर खरीदेंगे, 2.5 से 260 जाएगी, फिर 260 से फिर 230 आएगी, फिर ये 2.5 चली जाएगी, फिर 260 चली जाएगी, फिर ये, क्योंकि क्या होगा, ये एक साथ नहीं गिरेगी। अगर एक साथ गिरेगी तो जिन लोगों ने एल्गो ट्रेड करे हैं वो सारे कमा लेंगे। तो कमाने तो बाजार किसी को नहीं देगा, कमाएगा तो वो जिसकी लाठी उसकी भैंस।
तो हम लोग तो यहाँ यूजर है, हमने कोई एक्सचेंज नहीं बनाया, हम पर प्राइस को गवर्न नहीं कर रहे। तो वो क्या करेगा, जैसे ही 2.5 से मतलब 3 से, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, 3 से गिर के 2.80 आई, सबके एल्गो शॉर्ट हो गए। अब एल्गो शॉर्ट हो गए तो वो 2.60 2.65 तक आएगी और एकदम से फिर 3 चली जाएगी। तो इन लोगों के लॉसेस कटेंगे। फिर 3 वाले जो यहाँ पे जिन्होंने बाय किया होगा वो सोचेंगे ये 3 चला गया, वो और ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। फिर ये 3 से 2.40 आएगी, फिर लोग शॉर्ट होंगे। तो ये शॉर्ट वालों को भी मारता चलेगा लॉन्ग। लेकिन ये काम इतनी ट्विस्ट इतना तेज आएगा 1 या 2 दिन में कि यहाँ कई हजारों लोग बर्बाद होंगे, और ये होना ही है, इसको कोई रोक नहीं सकता। पर जैसे आपने कहा कि 5 to 6 times you have seen कि ये Yes, I ट्रेंड have रहा seen है, and that is shown on the graph. पर अब जैसे उसके कुछ इंडिकेटर्स भी होंगे जो 5-6 बारी जब ये चीज हुआ तो कुछ तो इंडिकेटर्स होंगे जो बताएगा कि यार ये अब गड़बड़ होने वाली है। समृद्धि, मैं इसके लिए ये कहता हूँ कोई इसका इंडिकेटर है नहीं ही होता। नहीं। अच्छा, सी, यू आर इन पोजीशन ऑफ योर ओन हाउस। ठीक है। सारे आपकी जितनी पूरी लाइन है, मान लो उस घर की कीमत 5 करोड़ रुपए है, ठीक है। ठीक है। अब मान लो आपकी सोसाइटी में 100 घर हैं, जहां आप रहते हो, मैं रहता हूं, कोई भी रहता है, उसका मैं एक एग्जांपल समझा रहा हूं, बहुत समझने वाली चीज है। तो क्या होता है कि 100 घर हैं, 100 में ऑक्यूपेंट्स हैं, सबका 5 करोड़ का एक प्राइस निर्धारित हो गया कैसे भी करके। अब आपने कहा जी अगर तुम्हें घर चाहिए तो 5.5 का मैं दूंगा, ठीक है। बायर आ गया, 5.5 का घर हो गया। अब एक बेंचमार्क बन गया 5.5 का। दिस इज हाउ द प्राइसेस इंक्रीजेस फॉर एनीथिंग। राइट। जो ये हम MCX पे भी प्राइस देख रहे हैं, तो इसका मतलब वहां पे बाय सेल कुछ हुआ है तभी तो वो प्राइस बना है। राइट। अब वो 5 करोड़ के घर के 5.5 हो गए। कोई आ गया उसने 6 कर दिया, कोई आ गया उसने 7 कर दिया, कोई आ गया 100 करोड़ कर दिया, जैसे DLF कमिलिया कमेलियाज वाला हो में गया। हो रहा है हाल। हाँ। ठीक है, तो दैट बिकम्स द लोएस्ट बेंचमार्क कि भैया जब उसका 7 का बिका है तो मेरा भी 7 का ही बिकेगा, क्योंकि सब एक से फ्लैट्स हैं या सबके एक से घर हैं। अब यू आर इन पोजीशन ऑफ से 5 हाउसेस, तो आपका 7 करोड़ का है। आप कहो जी दुनिया जाए तेल लेने, मैं तो 4 करोड़ का बेचूंगा। अच्छा, बिकॉज यू आर इन पोजीशन ऑफ दैट। आपने तो खरीदा 1 करोड़ में था, ठीक है। तो आपके लिए 4 करोड़ भी 400% प्रॉफिट है। ठीक है। तो जब आपने 4 का बेचा तो बाकियों का रेट भी गिर गया। ड्रॉ डाउन आ गया। दिस इज हाउ द मनी So, मार्केट but इज that मैनेज। means you need to have quantity for that. तो आपको क्या लग रहा है कि आपके 2-5-10 किलो के पोजीशन, मेरे 2-5-10 किलो के कुछ नहीं पोजीशन से ये सिल्वर बढ़ रही है? ये तो जो खरीद रहा है वो टनों के भाव रोज खरीद रहा है, तभी तो 10-10 हजार रुपए पर डे बढ़ रही है। सोचो कितनी क्वांटिटी वो बंदा खरीद रहा है, बंदा या गवर्नमेंट या कंट्री या सैमसंग, whosoever। पर एक बात बताओ दीपक जी, आप कह रहे हो कि सिल्वर की यूजेज अब बढ़ने ही वाली है, राइट? वी आर नॉट गोइंग टू सी अ डिक्लाइन देयर। देन हाउ डू वी से कि प्राइस डिक्लाइन होगा, क्योंकि उसकी डिमांड भी बढ़ती जाएगी। क्या होता है जब किसी चीज का प्राइस एबनॉर्मली बहुत हाई हो जाता है, गॉट इट। तो लोग उसे लेना बंद कर देते। गॉट इट। आम आदमी उसमें नहीं घुसेगा। ठीक है। मान लो आज मैं गोल्ड का एग्जांपल दूं, जब 4,000 रुपए था तब भी महंगा था, आज 1.5 लाख है तब भी महंगा है। 1,40,000 में भी गोल्ड महंगा ही है, सस्ता तो नहीं है। तब ये था कि 4,000 में आदमी 100 ग्राम की चेन भी ले लेता था। राइट। कैन यू वेयर 100 ग्राम चेन टुडे? कांट इवन थिंक में भी। कांट इवन थिंक में भी। हाँ। तो क्या होगा, डिमांड विद द प्राइस इंक्रीजिंग, प्राइस कम होती जाएगी। तो जो लोगों के बड़े पोजीशंस हैं वो क्या करेंगे, वो उस प्राइस को गिराएंगे टू अट्रैक्ट मोर पीपल। क्योंकि आप एक चीज समझो, 100 बड़े आदमी या जिनके पास मोटा पैसा है वो 50,000 छोटे लोगों से पैसा खींच के बड़े बन रहे हैं। श्योर। आज हम मुकेश अंबानी जी को कहते हैं ही इज द रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया, लेकिन माल उनका भी 100 रुपए लीटर ही बिक रहा है तेल, और जियो का रिचार्ज 300 रुपए का बिक रहा है। ट्रू। वो करोड़ों का नहीं बिक रहा। ट्रू। तो छोटा जो बड़े लोग होते हैं उनको क्वांटम ऑफ पीपल चाहिए, वॉल्यूम गेम चाहिए। उन्हें कभी भी 10, 20, 50 लोगों से पैसा नहीं कमाना है, उन्हें मासेस से कमाना है। तभी तो हम कहते हैं कि इंडिया हैज ए वेरी बिग कंजम्पशन स्टोरी। यहाँ सबका माल बिक जाएगा। क्यों? क्योंकि हम 140 करोड़ की जनसंख्या है। तो हर आदमी ने अगर मान लो एक एक चीज भी ली तो कितनी बड़ी कंजम्पशन है। मैं इसको ऐसे कहता हूं कि एक आदमी, एक परिवार की बात, हम कहते हैं कि दुनिया खत्म होने वाली है,
आप इसको समझो, कंजम्पशन की बात कर रहा हूँ। 140 करोड़ लोग हैं एक घर में, मैं अमूमन 4 लोग मान लूं तो हम 35 करोड़ परिवार हैं। ठीक है। अब हर एक परिवार में अगर डेली की 3 वक्त के खाने की कंजम्पशन 100 रुपए भी मान लें बेयर मिनिमम, तो कितना बड़ा नंबर पर डे का है। ट्रू। तो आप इससे सोचो कंजम्पशन हम लोगों की कितनी बड़ी है। नहीं, दैट्स ट्रू। तो अभी आपने पूरी बैक स्टोरी भी समझा दी, आपने थोड़ा सा एक फ्यूचर पॉइंट भी दे दिया, बट क्लाइमैक्स आपने थोड़ा अधूरा छोड़ दिया। क्या लोग खरीदें, नहीं खरीदें, देखिए, एंटर करें, नहीं करें? मैं बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे सकता। मैंने आपको बता दिया कि रेट बढ़ेगा तो क्यों बढ़ेगा और गिरेगा तो कैसे और कब गिरेगा। तो आप अब कह रहे हो लोगों को कि आप खुद देख नाउ लो। यू पीपल शुड यूज देयर ओन विजडम। और जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, देखो 2 चीज हैं कि हम स्पेकुलेट कर रहे हैं या हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। राइट। अगर मैं इन्वेस्टर हूं तो मेरे को तो हर भाव पे अच्छा है ना, क्योंकि मेरा तो इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि 10-15 साल आगे देखना है। तो 10-15 साल में तो जिस तरह महंगाई बढ़ रही है, जिस तरह से चीजों की डिमांड बढ़ रही है, जिस तरह से कंजम्पशन स्टोरी बढ़ रही है, तो रेट बढ़ना ही है हर चीज का। आज आप पीछे मुड़ के देखो, 10 साल पहले ऐसी क्या चीज थी, गेहूं अनाज से लेके गोल्ड सिल्वर से लेके प्रॉपर्टी से लेके कार से लेके ये लाइट से लेके कैमरा से लेके या इवन योर लिपस्टिक से लेके, जो आज से 10 साल पहले रेट ये था और वो रेट एक्स प्लस कुछ नहीं हुआ। श्योर। हर चीज तो ऑलमोस्ट डबल पे है। बिल्कुल। मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ गए लोगों के, पेट्रोल के रेट बढ़ गए, कार के रेट बढ़ गए, टायर के रेट बढ़ गए, सब चीज महंगी हो रही। तो गोल्ड सिल्वर क्यों नहीं होगा या कोई भी चीज क्यों नहीं होगी। आई थिंक प्रपोर्शन की बात होती है ये सब चीजें, क्योंकि इतनी डेली हम यूज करते हैं तो हमें इतना पता नहीं चलता, बट व्हेन यू हियर के आप फिर एक रॉन्ग ट्रैक पे आ गए। ओके। देश बढ़ रहा है, ठीक है। इकोनॉमी बढ़ रही है। राइट। इकोनॉमी बढ़ रही है तो हमारा आरबीआई खरीदेगा ना गोल्ड, नोट छापने के लिए। तो जब हमारा आरबीआई खरीदेगा तो अफ्रीका का क्यों नहीं खरीदेगा, यूके क्यों नहीं खरीदेगा, रशिया क्यों नहीं खरीदेगा, चाइना क्यों नहीं खरीदेगा। सबको भी तो इकोनॉमी बढ़ानी है। इफ वी विल बी टर्निंग फ्रॉम 4 ट्रिलियन टू 5 ट्रिलियन, तो चाइना यहीं रुक जाने वाला है, जापान यहीं रुक जाने वाला है। उनके लोग तरक्की नहीं करेंगे, सिर्फ हम करेंगे। ट्रू ट्रू, सही बात। तो अगर कॉमन मैन नहीं खरीदेगा तो सेंट्रल बैंक्स खरीदेंगे। ऐसा नहीं है कि गोल्ड पड़ा रहेगा और सड़क पे पड़ा होगा, लोग कहेंगे कि भैया इसकी तो डिवैल्यूएशन हो गई या खत्म हो, नहीं होगा। बट डू यू सी कि कोई करेक्शन गोल्ड में, मतलब करेक्शन इज पॉसिबल। 20-30% गोल्ड में भी आ सकती है, 50-60% चांदी में भी आ सकती है। दैट इज अ इनहेरिट क्वालिटी। कोई भी चीज दुनिया में ऐसे नहीं जा सकती। अगर ऐसे जा रही होती तो आज गोल्ड हम लोगों की रीच से ही बाहर हो जाता। आज 1.5 लाख है ना, ये 15 लाख रुपए तोला भी हो सकता था। तो 2026 की कोई प्रेडिक्शन है आपकी? नहीं, मैं पंडित नहीं हूँ, मेरे को तो चार्ट पे दिखता है। मेरा पंडित तो कह रहे हैं कि बस भागने वाला है भाई। देखिए आप जी, कोई भी एस्ट्रोलॉजी वाले पॉडकास्ट उठा मैं लो। उन सब पंडितों से बहुत रिस्पेक्टफुली ये कहता हूँ, बहुत हाथ जोड़ के मैं निवेदन करता हूँ कि अगर आपको पता है कि ये 3 लाख जाएगा गोल्ड, तो भाई तो आप ही कर लो। कोठी बेचो और मेरे को दिखाओ ना कि सर मैंने अपनी कोठी बेच दी और मैंने 5 किलो ये ले लिया। कोई मुझे ऐसा तो दिखे। लोग कहते, अभी कुछ दिन पहले 10,000 चांदी गिरी, लोगों को क्रैश की रीलें आने लग गई। मैं खुद देखता हूँ इंस्टाग्राम पे कि अब तो जी 1.5 लाख आ जाएगी। तो भाई तू अपना घर बेच और लेना चांदी, चांदी बेच के बैठ। When you are so sure of your prediction, why you yourself is not in a possession of that thing? मेरा तो कहना ये आई थिंक लोग ये थोड़ा समझ लें कि जो ये बता रहे हैं ऐसी प्रेडिक्शंस। मैं तो सिंपल कहता हूँ, गोल्ड का चार्ट लगाओ, सिल्वर का चार्ट लगाओ, निफ्टी का चार्ट लगाओ, बैंक निफ्टी का चार्ट लगाओ, जो भी जिसमें भी आपको काम करना है, कोई नो ब्रेनर, इट शुड बी नो ब्रेनर। 20 ईएमए के ऊपर है तो मैं बाइंग करूंगा, 20 ईएमए के नीचे आ गई मैं सेल करूंगा। इस पे दिमाग लगाना ही नहीं है ना। वो 5 बार नीचे आ गई, मैंने अपनी पोजीशन 5 बार छोड़ दी, वो फिर ऊपर चली गई, मैंने फिर ले ली। कोई इसमें ना टिप्स की जरूरत है, ना एडवाइजरी की जरूरत है, ना पंडित की जरूरत है, ना किसी की तो जरूरत फिर है। दीपक सर, क्यों लोग 93% लॉसेस कर रहे हैं क्योंकि जब इतना कम दे डोंट वांट टू लिसन टू एनीथिंग। क्योंकि आपने भी अपनी लाइफ में बहुत लॉसेस किए हैं और तो बहुत उभरे भी हो। मैं बेवकूफी करके सीख गया ना, लोग नहीं सीख पा रहे। और मेरा तो कहना स्मृति एक चीज बड़ा सिंपल सा है। आज अगर किसी व्यक्ति को, एक बच्चा है 18 साल का या एक 40 साल का बच्चे आदमी है, उसे मान लो 10 लाख की गाड़ी लेनी है या 1.5 लाख का मोबाइल लेना है, या फॉर दैट मैटर अगर उसे शाम को अपनी बीवी के साथ पिज़्ज़ा खाने या गर्लफ्रेंड के साथ पिज़्ज़ा खाने जाना है, वो सब देख लेगा कि जोमेटो पे ज़्यादा डिस्काउंट है, स्विगी पे ज़्यादा डिस्काउंट है, डाइन आउट पे डिस्काउंट है, फलाने पे डिस्काउंट है। 5,000 रुपये में तो उसे सारी कैलकुलेशन पता है कि ये कूपन भी लगाना है, इस कार्ड से पे करना है। और वो मेट्रो में जा रहा है या बस में जा रहा है या कार में जा रहा है और उसने सुन लिया कि ये फलाना शेयर मैंने खरीदा है, ये बढ़ने वाला है। हाउ कैन ही इन्वेस्ट
10 or 15 lakh rupees there without even knowing कि वो आदमी प्रॉफिट में है, लॉस में है. I have been traveling to so many places. मैंने अक्सर देखा है कि एयरपोर्ट पे मुझे जो सिक्योरिटी वाले होते हैं वो मिलके पूछते हैं कि सर लॉस हो गया. हाँ. ठीक है. इसके बाद मैं टैक्सी में बैठता हूं तो टैक्सी वाला मुझे पहचान लेता है कि सर आपको तो यूट्यूब पे देखते हैं, सर कुछ बता दो क्या खरीदूं, क्या चलेगा. हाँ. भाई तू कैसे 5 मिनट की मेरी कन्वर्सेशन में मुझसे समझ सकता है कि मैं तुझे ये कह दूं कि ये शेयर खरीद ले और तू उस पे अपना भविष्य लगा दे. और जितनों से भी मैं मिला हूं, आई एम सॉरी टू से, यू विल बी सरप्राइज्ड कि आज तक मुझे किसी ने नहीं कहा कि सर मैं मुनाफे में हूं. सबने यही कहा सर लॉस हो गया, बड़ा लॉस हो गया. तो दैट मीन्स यू आर स्पेकुलेटिंग. आप तो जुआ ही खेल रहे हो ना, आप कहाँ इन्वेस्टिंग कर रहे हो. तो सर ऐसी क्या एक इतनी बड़ी गलती है जो सब करें अपार्ट फ्रॉम दिस, जो आप कह रहे हो कि दे डोंट लिसन, इज दिस द ओनली गलती? मतलब देयर हैज टू बी समथिंग मेजरली रॉन्ग सर कि इतने सारे लोग पैसा नहीं बना पा रहे. नशे का कोई इलाज नहीं है. सही बात है. ग्रीड का कोई इलाज नहीं है. दिस इज द ग्रीड. दिस इज द काइंड ऑफ ग्रीड नहीं, दिस इज द ग्रीड, अटमोस्ट लेवल ऑफ ग्रीड. कि लोगों को लगता है कि 1000 रुपए डालो लाख बन जाएंगे, लाख रुपए डालो करोड़ बन जाएंगे, करोड़ डालो 100 करोड़ बन जाएंगे, जो कि कभी नहीं बनते. मार्केट आपसे सब पैसा ले जाता है. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस इज अ बिजनेस. दिस इज नॉट योर कैसीनो नहीं है ये. और कैसीनो से भी कितने लोग जीत के आ पाए. हाउस ऑलवेज विंस, ये तो हमने सुना ही है. हाँ, बिल्कुल. तो ऐसे ही हम किसके अगेंस्ट में बैट कर रहे हैं. आज मैं खरीद रहा हूं तो कोई मुझे बेच रहा है तो मैं खरीद रहा हूं ना. तो हम क्या उससे ज्यादा समझदार हैं? ट्रू. जिस दिन मैं ये समझ लूंगा उस दिन हमेशा मैं फायदे में रहूंगा. हाँ, आप टाइम दोगे किसी चीज को तो आप जरूर बेनिफिट में रहोगे. आप सोचो कि मैं बस पैसा लगा दूं और मैं कमा के निकल जाऊं, ये तुक्का एक आध बार तो लाइफ में चलता है. और मैंने स्मृति अपना, क्योंकि मैं थोड़ा सा लोगों से इंटरेक्टिव भी हूँ, लोग मेरे से पढ़ने समझने भी आते हैं. मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं अपनी लाइफ में जो मेरे से सीखने समझने आते हैं, जिन्होंने 50 लाख के 3 करोड़ कर लिए और फिर पता लगा 3 करोड़ से वो 3 तो दे ही दिए और घर के 3 और दे दिए. रियली सैड. दिस इज द बिटर ट्रुथ ऑफ दिस ट्रेड. अच्छा सर, मैंने ना कमेंट्स में, जैसे हम फाइनेंस के पॉडकास्ट करते हैं तो पीपल ऑलवेज हैव दिस कंफ्यूजन, स्पेशली जब अब क्योंकि रेट बढ़ रहे हैं गोल्ड में, के फिजिकल और ईटीएफ मतलब क्या एक्सेस स्पेस और ये सब चीज़ें जो सब बताते हैं, कोई मेजर ट्रेड ऑफ है कि आप फिजिकल ना लो और ईटीएफ लो, क्या है वो? एंड सिमिलरली फॉर सिल्वर आल्सो. मैं देखो ये नहीं कहता किसी को कि फिजिकल ना लो, फिजिकल लेना चाहिए. आई एम नॉट अगेंस्ट इट, नेवर. लेकिन आज अगर आपके पास 5000 बचे हैं और आप सुनार की दुकान में जाओ कि भैया 5000 का दे दे, तो क्या देगा? एक लौंग भी नहीं देगा. शायद आधे लोगों को लौंग समझ भी नहीं आएगी. मतलब इट इज लाइक वो जो नो स्पिन. ठीक है, तो वो 5000 में कुछ नहीं आएगा. जो चीज 1,30,000 रुपए की 10 ग्राम है, तो 5000 में तो वो कितनी आने वाली है? कुछ भी नहीं आने वाली, 1 ग्राम भी नहीं आएगी. तो अब इसका क्या तरीका है कि मेरे पास 5000 हैं, 10,000 हैं, मेरे को दिवाली बोनस मिला, मुझे कहीं से पैसे आए, कुछ मेरा हुआ, तो मैं उसका ईटीएफ ले लूं, सो दैट आई बी ए पार्ट ऑफ दैट बिग, मतलब बुल रन. हाँ, दैट बिग रन. ठीक है, मेरी बस ना मिस हो जाए. क्योंकि अगर मैं फिजिकल लेने जा रहा हूं और गिर गया प्राइस, तो मेरा वो भी गिरेगा, ये भी गिरेगा, और बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, वो भी बढ़ेगा. तो मैं 5000, 10,000, 20,000, 50,000 छोटा छोटा पैसा जोड़ के ईटीएफ लेता रहूं, ताकि मेरी वो रन ना मिस हो जाए. और जब मेरे पास एक साइजेबल अमाउंट ऑफ पैसा हो जाए, तो मैं उससे जाके फिजिकल गोल्ड ले लूं, जिससे कि मेरी घर की पत्नी भी खुश रहे, इन्वेस्टमेंट की इन्वेस्टमेंट हो जाए, कंजम्पशन भी हो जाए, और सब मतलब सब तरफ खुशी का माहौल रहे. अच्छा, क्या हमने इतने सालों तक, अगर आप ऐसे सिल्वर के इतने एडवांटेजेस बता रहे हो, इतने सालों तक उसको अंडररेटेड रखा है या अंडररेटेड सा तक देखा है? देखिए, या क्या अचानक से इसकी यूजेज बढ़ गई है? इसकी यूजेज अचानक से बढ़ गई है. नहीं तो आप देखो, आप थोड़ा सा ना देखो, मैं ये नहीं कहता कि हम किसी किताबी बात में जाएं. श्योर. आप अपने घर में देखो कि जब बेबी होता है तो एक आध कोई ग्लास ले लेता है चांदी का. उसके अलावा क्या हम चांदी की प्लेटों में खाना खाते हैं? नहीं. ये तो चलो 2.5 लाख रुपए किलो अब हो गई चांदी. आज से 4-5 साल पहले तो 40, 50, 60 हजार रुपए किलो ही बिक रही थी. तब भी क्या हम अपने घर में 5 किलो चांदी ला के रख रहे थे? कोई लेता ही नहीं था चांदी. बिल्कुल नहीं. राइट.
बस वो दिवाली पे सोने वो चांदी के सिक्के 10 20 50 जो देने होते थे वो लोग 10 ग्राम 5 ग्राम के दे देते थे। कुछ लोग चांदी खरीद के ले आते थे और जो लोग गोल्ड खरीद सकते थे वो गोल्ड कॉइन खरीद लाते थे, यही होता था। ट्रू। लेकिन सोने का जेवर जब आप मतलब आप ही की बात करूं क्योंकि आप एक महिला हैं, तो आप शायद 1 2 साल की रही होंगी, तब से लेके आज तक आप कहीं ना कहीं यू आर फैसिनेटेड बाय गोल्ड ज्वेलरी। वेन एवर यू मस्ट बी हैविंग साइजेबल अमाउंट या कुछ वनरेबल अमाउंट ऑफ मनी, वो जो कि आप ले सकते हो, तो आप सोचते हो कि चल यार ये गोल्ड की रिंग ले लूं, चेन ले लूं, या शादी में काम आ जाएगा, जो आपके पेरेंट्स ने किया होगा कि भाई चलो अभी ले लेते हैं, अभी गोल्ड सस्ता हुआ है तो भाई बिटिया की शादी करनी है। तो मतलब ये मेरे घर में भी है, सबके घर में ऐसा ही होता है। सही बात है। बिकॉज वी आर इंडियंस, तो हम लोगों को लगता है भाई शादी में गोल्ड तो होना ही चाहिए। तो वो क्या है, एक हमारे यहाँ ना उसकी एक इनहेरिटेंस वैल्यू भी है, प्लस स्त्री धन भी है गोल्ड, तो ये सब चीजें तो है ही हैं। तो गोल्ड तो हम हमेशा से ही खरीदते आए हैं, लेकिन चांदी आप सोच के देखो आपके घर में टोटल क्या किलो निकलेगी। हाँ, पता नहीं इतनी भी होगी कि नहीं। मेरे घर में तो मुझे ध्यान है कि बस मेरी एक बिटिया है तो उसके लिए एक ग्लास, और वो भी मेरी मम्मी ने दिया था कि भाई ये बच्ची हुई है तो एक चांदी का ग्लास उसके लिए, और एक बेटा हुआ है उसके लिए, और एक आज शायद वो पूजा की कोई थाली होगी तो उसके लिए चांदी की थाली है। कभी वो कोई भी गिफ्टिंग इतनी के सी लिए ले लिया हो शायद, कभी कोई गिफ्टिंग के लिए किसी को ले वो लिया कहीं से किसी ने हमें दे दिया हो, तो हमने आगे दे दिया। हमने अपने लिए नहीं खरीदा कभी भी चांदी का सिक्का, ये मैं जानता हूँ, लेकिन किसी ने हमें दे दिया तो वो जरूर कहीं पड़ा होगा कहीं, और अब शायद अब वो इतना वैल्यूएबल हो गया कि अब उसे ढूंढ रहे होंगे हम। सही बात है, राइट। तो ये क्यों, बट हाउ, व्हाई इज दिस? ओनली बिकॉज आप कह रहे हो उसका यूजेज इतना, अब उसका यूज है, डिमांड बढ़ गई है, बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अच्छा, अब जो यंग इन्वेस्टर्स हैं वो मेटल्स को कैसे देखें, मतलब हाउ शुड दे लुक एट मेटल्स इन देयर पोर्टफोलियो? क्या उसमें हेजिंग हो, क्या वो उसको एज अ ट्रेड उसमें नहीं करना, नहीं करना। ओके। यंग इन्वेस्टर्स के लिए मैं हमेशा ये कहता हूँ, पहले तो अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हो तो आपके पास कम से कम, पहले मैं बोलता था 5-10 लाख होने चाहिए, फिर मैं बोलने लगा 25 होने चाहिए, अब मैं कहता हूँ जिस तरह से मार्केट और मार्जिन्स की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है, 50 लाख से कम जिसके पास है उसे ट्रेड डायरेक्ट करना ही नहीं चाहिए, उसे तो म्यूचुअल फंड के थ्रू करना चाहिए। फिर वो यंग इन्वेस्टर हो ही नहीं सकता ना सर, कि यंग इन्वेस्टर 50 लाख रुपए लाने में तो मैं तो कह रहा हूँ 50 से कम वाले को आना ही नहीं। अब जिसके पास 1 लाख है वो भी म्यूचुअल फंड करे, जिसके पास 50,000 है वो भी म्यूचुअल फंड करे, जिसके पास 10,000 रुपए महीना जुड़ रहा है वो भी म्यूचुअल फंड करे। आप ये कह रहे हो ना, फिर वो मार्केट को दे के ही जाने वाला है, खत्म बात। तो मतलब म्यूचुअल फंड इज द ओनली वे टू गो, वेरी गुड वे। और म्यूचुअल फंड में करो ना, मेटल लेना है तो आप गोल्ड लो, सिल्वर लो, निफ्टी लो, बैंक निफ्टी लो, फार्मा लो, सब कुछ का, तो स्मॉल कैप लो, मिड कैप लो, सब लो। तो अगर मेरी इनकम लेट से ₹1,00,000 महीना है तो मैं अपनी सेविंग कितनी करूं और उसमें कैसा एक पोर्टफोलियो मिक्स रखूं? देखो मुझे नहीं पता सेविंग कितनी करो, अब हो सकता है जो आदमी खर्चा है, कई लोग तो लाख रुपए से क्रेडिट कार्ड पे चल रहे हैं तो वो तो 1,20,000 का खर्चा कर रहे हैं। मैं ये बता सकता हूँ कि अगर आपका पोर्टफोलियो कुछ भी, मतलब वॉट एवर यू आर सेविंग, लेट से यू आर सेविंग 100 रुपीज, मैं वो बताता हूँ, वो 100 रुपीज आपके 10,000 भी हो सकते हैं, किसी के लाख भी हो सकते हैं, किसी के करोड़ भी हो सकते हैं, वॉट एवर इट इज। ठीक है। सबसे पहले जो हमें इन्वेस्टमेंट करनी है वो 15% करनी है लार्ज कैप फंड्स में, 15%, विच इज ऑलमोस्ट एज गुड एज FD। ठीक है। अब मुझे कभी भी जिंदगी में हारी बीमारी हो, इमरजेंसी हो, तो मुझे यही फंड तोड़ना है, और इसी को कभी आज हो, 10 साल बाद हो, 20 साल बाद हो, तो मुझे ये तोड़ना है, क्योंकि इसमें कम आएगा कम जाएगा। ठीक है। उसके बाद 25% में अपना पैसा लगा दूं मिड कैप में, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ 20-30 साल आगे की, मेरे को 2 साल में पैसा नहीं चाहिए। ठीक है। क्योंकि मैं इन्वेस्टर, यू हैव यूज्ड द वर्ड इन्वेस्टर, ठीक है। तो ये 25% पैसा मैंने लगा दिया, 20% पैसा करीब, मतलब मैंने पहले लगाया 15 और फिर मैंने लगाया 25%, तो ये हो गया 40%। राइट। इसके बाद 15% पैसा मैं हाई रिस्क पे डाल देता हूँ, जो मैं स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करता हूँ। स्मॉल कैप का मतलब स्मॉल कैप ETF या स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई। इसके बाद बाकी का करीब 10% पैसा मैं लगाऊं गोल्ड में, 10% लगाऊं सिल्वर ETF में, तो ये मेरे हो गए करीब करीब 60% पैसा। इसके बाद 10-1% में और हाई रिस्क पे चला जाता हूँ, थोड़ा सा मैं लगा देता हूँ क्रिप्टो करेंसी में। ठीक है। राइट। अब बाकी का जो पैसा बच गया, ये मुझे इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, लेकिन अल्टीमेटली मैं जो बताऊंगा तो वो इन्वेस्टमेंट ही प्रूव होगी, लेकिन आपको अभी खर्चा लगेगा। ओके। इसका आपने लेना है इंश्योरेंस, जो कि एक बहुत अंडररेटेड थिंग है हमारे इंडिया में। ऑफ कोर्स, एनी टाइप ऑफ इंश्योरेंस। ठीक है, नहीं एनी टाइम नहीं, वो भी मैं बता के जाऊंगा। नहीं मैं कह रही हूँ अंडररेटेड, जैसे मेडिकल भी अंडररेटेड है, लाइफ भी अंडररेटेड है। तो आपको इसमें जो है मेडिक्लेम लेना है। अब
कोई भी 18-19, क्योंकि आपने यंग लोगों की बात करी, तो 18-19 साल का बच्चा अगर 25 लाख की इंश्योरेंस लेगा मेडिक्लेम, तो उसका मेरे ख्याल 10,000 रुपए या 15,000 रुपए या 12,000 रुपए साल का वो बैठेगा, तो 1,500 रुपए महीना वो निकाल सकता है। और आजकल जितने भी मेडिक्लेम कर लो या टर्म कर लो, उसमें मंथली पेमेंट की ऑप्शन है। राइट। तो यू शुड ऑप्ट फॉर मंथली, क्योंकि उसका कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते वो लोग। लेकिन मंथली में क्या होता है कि आपको एक साथ 15,000 25,000 देने में हो सकता है कि बर्डन महसूस हो, तो बेटर है 1,500 रुपये हर महीने वो कटते रहेंगे। और उसमें कोई आपको ये तो है नहीं कि मुझे कहीं जाके जमा कराने या पर्ची कटानी है, वो बैंक में वो अपने आप जो है एक मैंडेट दे दो, वो अपने आप से कटते रहते हैं। दूसरा आपको एक लेना है टर्म इंश्योरेंस, जो कि स्टार्टिंग ही 1 करोड़ से होना चाहिए। अब इसमें क्या करना है आपने, टर्म इंश्योरेंस में क्यों सबसे कहता हूं कि लो, क्योंकि जो 18 साल की एज में आपका प्रीमियम हो जाएगा, वही आपका प्रीमियम 70 साल की एज में भी रहेगा। जैसे आज यू आर माइट बी 10 ईयर्स यंगर टू मी, तो आपका मान लो टर्म इंश्योरेंस, आप और मैं दोनों ने 1-1 करोड़ का लिया, और एक हम 18 साल का भी एग्जांपल लेते हैं। सो आई एम ऑलमोस्ट 50, यू माइट बी 30 13 वॉट एवर, मिड 30s। चलो मैं नहीं बोलता, क्योंकि महिलाओं की एज नहीं पूछनी चाहिए। हाँ। तो जो भी एज है आपकी XYZ, तो मेरा 1 करोड़, आपका 1 करोड़, और एक 18 साल के बच्चे का 1 करोड़, तो उसका होगा मुश्किल से 15,000 रुपए साल का, जो कि 70 साल तक यही चलने वाला है। राइट। आपका हो सकता है लाख रुपए हो, और मेरा हो सकता है 2.5 लाख रुपए हो, जबकि हम तीनों का 1 करोड़ का ही बीमा है। तो एज योर एज इंक्रीजेस, आपका टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ता जाता है। तो जितना लेना है भाई अभी ले लो, ताकि वो आगे कंटिन्यू होता रहे। पर एक्चुअली टर्म में प्रॉब्लम ही होती है ना सर, लोग को लगता है यार 50-55 तक खत्म हो गया, 60 तक का मैं जिंदा तो हो 85 गया। ईयर्स की एज तक भी आप ले सकते हो, और कुछ पॉलिसी हैं जिसमें कि यू आर कवर्ड फॉर योर लाइफ। ओह अच्छा। 99 ईयर्स तक कवर हो सकते हो। अब कोई भाई ऐसा भी हो सकता है जिसने लिया और वो 108 101। जिए, तो भाई आई एम सॉरी भाई, नुकसान हो सकता है आपका। लेकिन जो अभी हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया में चल रही है वो जैसी चल रही है। 85 के आसपास है, तो तब तक तो भाई, और जिस तरह का पोल्यूशन और खान पान है, तो ये मेरे ख्याल से कमी होने वाली है। अच्छा, गोइंग बैक टू गोल्ड एंड सिल्वर की कहानी, अभी आपने कहा कि ऑब्वियसली जियो पॉलिटिकल फैक्टर्स जो हैं बहुत स्ट्रॉन्ग है, बैंक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है विच आर मेकिंग द गोल्ड प्राइस राइज। ये सिर्फ अभी इसलिए है बिकॉज ऑफ सो मच ऑफ टेंशन अराउंड द वर्ल्ड? अगर ये थोड़ा बेटर हो जाए तो क्या फंडामेंटल्स पे वापस लोग मतलब उस पे आएंगे एंड प्राइसिंग वुड बी डिसाइड ऑन दैट, या ये चीज़ अब इट्स सॉर्ट ऑफ गिवन कि यार ये कम्युनल टेंशन, ये ऐसे मतलब ग्लोबल टेंशन रहनी ही है बिकॉज दैट्स द वे हाउ वर्ल्ड इज फंक्शनिंग? देखो आप ना, क्योंकि पहले लोग फंडामेंटल्स की बात करते थे। मेरी उम्र ऑलमोस्ट 49 हो गई है। पिछले 30 साल की कहानी मुझे हमेशा बिल्कुल ऐसे याद है जैसे मेरे सामने फिल्म चल रही हो। कोई भी 2 से 3 साल मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखे जहाँ दुनिया में सारी मतलब सब कहें भैया बिल्कुल शांति है, सफेद कबूतर उड़ रहे हैं और हर तरफ शांति है। कभी कोई बर्बाद हो रहा है, कभी कोई कंट्री बर्बाद हो रही है, कभी किसी का झगड़ा हो रहा है, कभी मतलब इजराइल और वो हमस हो रहा है, फिर कभी रशिया यूक्रेन हो रहा है। अब 4 साल से लड़ी रहे हैं, कभी कोविड हो जाता है, अगर वॉर नहीं फिर है तो। यूएस ने मेरे देखते देखते ही पहले ईरान पे करा, फिर इराक पे करा, फिर लीबिया पे करा, ठीक है, इस बीच में अफगानिस्तान पे भी करा। तो मतलब अब वेनेजुएला आ गया, अब वेनेजुएला आ गया, अभी ग्रीनलैंड ही बोलते हैं ना, ग्रीनलैंड पे चल रहा है। चाइना अमेरिका का टेंशन पिछले कई सालों से चल ही रहा है। तो बेसिकली आप कह रहे हो यही होने वाला है, ऐसे ही चलेगा। एक्चुअली क्या है कि देखिए, जब भी कहीं विकसित चीजें ज्यादा हो जाती हैं तो फिर प्रकृति भी उसको कम करने के लिए आगे आती है। आप इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, और ये देखना, ये क्या है, ये दुनिया ऐसे ही चलती है क्योंकि यही हमने पढ़ा है। मुझे नहीं पता 5,000 साल पहले एक डायनासोरस था, वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे नहीं पता, ना मैं था ना मेरे को पता है। जो भी है वो किताबी बातें हैं, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ वो किताबी नहीं है। True. आज से 15 साल पहले आप शिमला चले जाओ और आज चले जाओ, देखो कितनी डेवलपमेंट हो गई है। True. आप हर साल देखते हो जब पानी बारिश आती है, कभी हिमाचल में वो घर बहते हुए दिखते हैं हमें, कभी लैंडस्लाइड हो जाती है, पहाड़ गिर रहे हैं। तो ये क्या है, बिकॉज वी आर इम्बैलेंसिंग द नेचर। सो नेचर तो अपने आप को बैलेंस करेगी। हम अति करते हैं तो भाई नेचर का भी काम है वो करना। अब हम डैम बना रहे हैं, इतना पानी एक साथ इकट्ठा होता है, तो जो पीछे से पानी आ रहा है वो प्रकृति का तो आ ही रहा है ना। तो ये कहीं ना कहीं तो आप देखो, कभी तब क्या होता है हमारे यहाँ, जरा बारिश थोड़ी ज्यादा हो जाए तो दिल्ली की यमुना का लेवल बढ़ने लगता है, क्यों, पीछे से पानी छोड़ देते हैं, नहीं तो वो डैम गिर जाएगा। तो चीजें जो है ना समय के साथ
परिवर्तन जिस तरह से हो रहा है, बदलाव जिस तरह से हो रहा है, और समृद्धि मैं इसमें ये कहता हूं कि आप थोड़ा सा 30 साल पीछे चले जाओ, केवल 30 साल पीछे, ज्यादा नहीं, 30 साल पीछे। 30 साल की जो डेवलपमेंट है पिछले 30 साल की, और उससे पहले 5000 साल की, कोई आपस में मैच ही नहीं है। 5000 साल में तो आदमी पैदल से साइकिल पे आ पाया, और पिछले 30 साल में हर आदमी हवाई जहाज और साइकिल और गाड़ियां और रोल्स रॉय और मर्सिडीज और इनकी बातें कर रहा है। ट्रू। पिछले 30 साल में घर के एक लैंडलाइन से लेके हर आदमी के पास 2 मोबाइल हो गए, लेकिन उससे पहले कबूतर से लेके हम मुश्किल से टेलीफोन तक पहुंच पाए। सो यू सी द अमाउंट ऑफ रेज दैट वी आर गोइंग अप, सी द अमाउंट ऑफ डेवलपमेंट वी आर करें। तो ये तो मतलब हम विनाश की तरफ ही बढ़ रहे हैं ना, ये तो सभी कहते हैं। और इस पे कितनी सारी पिक्चर्स और मूवीज बनी है। Sure. तो विनाश तो, और फिर अपने यहाँ लिखा भी है ना, मतलब अपने माइथोलॉजिकल बुक्स में कि भाई कलयुग खत्म होएगा और फिर हाँ, जब कल्कि आएंगे कलगी आएंगे, और ये विनाश तो होना ही है। अच्छा, तो अभी मैं तो घूम फिर के गोल्ड पर ही वापस आती हूँ। तो इज अभी अगर हम अभी ऐसे सोचें तो गोल्ड अभी भी आप सेफ हेवन कहोगे, या आप कहोगे कि यार आप मार्केट्स में जैसे म्यूचुअल फंड या उसमें आप अपना पैसा लगाओ, क्योंकि वो भी सब आउट परफॉर्म करे, और हम लॉन्गर ड्यूरेशन ही कह रहे हैं या छोटी ड्यूरेशन नहीं कह रहे हैं। तो क्या वो सेफ हेवन अभी भी है? बिल्कुल है जी। गोल्ड इज अ हेज इंस्ट्रूमेंट एंड इट विल ऑलवेज बी अ हेज इंस्ट्रूमेंट। मार्केट्स भी, देखिए मार्केट कभी भी खत्म नहीं होगा, क्योंकि आज अगर मेरी गाड़ी में 1 लीटर तेल लग रहा है रोज का, तो गाड़ियां तो बढ़ी रही हैं ना। आप देखते हो जब क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं तो इस क्वार्टर में इस कंपनी ने 25,000 गाड़ियां पिछले क्वार्टर से ज्यादा बेची। तो जैसे अभी आपने ईटीएफ की बात की, आप कोई सेक्टोरियल ईटीएफ्स भी आप यू मैं कहता हूं जी, आप ना हिंदुस्तान में पैसा लगाओ। आप सोचो ही मत कि मैं इस पे लगाऊं उस पे लगाऊं। आप लार्ज कैप ले लो, मिड कैप ले लो, स्मॉल कैप ले लो, यानी कि अगर पूरे बाजार में 6,000 कंपनी ट्रेड हो रही है तो उसमें से आपने 2,500, 3,000, 4,000 में लगा दिया पैसा, बस। अब वो कोई सी भी बढ़ेगी, मेरा पैसा बढ़ रहा है ना। सर, बॉन्ड ईटीएफ्स क्या होते हैं? क्या ये सेफ होते हैं या ये बहुत ओवर हाइप्ड है, क्योंकि इतनी बात हो रही है इनकी? बॉन्ड में मैं यकीन नहीं रखता, क्योंकि बॉन्ड से तो मैं सोचता हूं कि अगर मुझे इतनी कम यील्ड लेनी है और रिस्क पूरा लेना है तो बेटर है मैं फिर एफडी ना कर दूं। तो इतना ओवर हाइप्ड क्यों है ये? लोग क्यों कह रहे हैं बॉन्ड ईटीएफ्स लो, ये इसमें लगाओ? मैंने तो नहीं सुना, और मैं कभी किसी को कहता भी नहीं हूं, क्योंकि बॉन्ड्स में आपको जो मैक्सिमम यील्ड मिलती है वो 7-8% मिलती है, लेकिन बॉन्ड भी 0 हो सकता है। अच्छा, तो मैं जब रिस्क तो पूरा ले रहा हूं तो आप कह तो रहे हो बेटर है उतने मैं में फिर FD? स्मॉल कैप में क्यों ना लगाऊं, जहां मुझे पता है 10 साल का CAGR 32% तो है, कि अगर मैं कमाऊंगा तो 32 कमाऊंगा, होएगा तो 0 होएगा। और 7-8% का रिटर्न है, तो फिर आप एफडी भी कर सकते हो एफडी अगर करो, आपको उतना ही चाहिए हाँ। तो। गॉट इट। अच्छा, इंटरनेशनल ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करना, मतलब शुड वी लुक एट इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन अगर लोगों को इन्वेस्ट मेरे करना को है? एक चीज समझ नहीं आती, ये जो लोग कर रहे हैं ये बेवकूफ़ी करते हैं। ओके। आप देखो अपने यहाँ FIIs का कितना पैसा आ रहा है, जब वो लोग तो हमारे यहाँ लगा लगा के अपने म्यूचुअल फंड बढ़ा रहे हैं, और हम यहाँ से उल्टी गंगा बहाएं, क्या मतलब है? तो क्योंकि ये भी एक क्रेज है कि अपना पोर्टफोलियो, बिकॉज एक ना लोग पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन इज सच अ बिग वर्ड आजकल। तो उन्हें ये लग रहा है कि कल को इंडिया बर्बाद हो जाएगा और मेरा पैसा US में सेफ रहेगा। उन बेवकूफ़ों को ये नहीं पता कि भाई साहब कल को ऐसा ना हो जाए कि इंडिया और US के बीच में कोई ऐसा कुछ मतलब फेज ऑफ अनबन या मतलब वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाए कि कल को हमारा उनसे यूज करेंगे। हाँ मतलब वो ही ना बंद हो जाए। हाँ। सो भैया उन्हें लगाने दो अपना पैसा, और हमारे यहाँ ग्रोथ वो देख रहे हैं, हम क्यों जा रहे हैं वहाँ मेरी समझ से बाहर है। अगर उनकी वो 4-5 फैंग वैंग जो बना रखे हैं उन्होंने वो बढ़ गए तो अपने यहाँ क्या ग्रोथ कम हुई है? पर वो भी तो इतने ओवर हाइप्ड हो गए ना सर, प्राइस जस्टिफिकेशन है ही नहीं अब उनमें भी। जो AI और ये वाली कंपनीज हैं, अब उनमें जाने का कोई लॉजिक बनता है? क्योंकि मुझे पता नहीं अब उतनी वो कंपाउंड ग्रोथ दिखेगी कि नहीं उसमें। देखो जी, मुझे एक चीज पता है, हिंदुस्तान में 130 से हम 140 करोड़ पे आ गए। राइट। ना यहाँ पे मोबाइल यूज होना बंद होएगा, ना यहाँ बैंकिंग बंद होएगी, ना यहाँ पे कुछ और चीज बंद होएगी। तो अपने यहाँ ही इतनी बड़ी कंजम्पशन हो रही है कि दुनिया आ रही है अपने यहाँ पैसा कमाने के लिए, और हम जा रहे हैं बाहर अपना पैसा लगाने के लिए। मेरे को ये कंसेप्ट नहीं समझ में आता। मतलब आई एम फॉर दिस, आई एम पूर्णतः स्वदेशी। चलो,
अच्छा, आपके कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या टाइम इन द मार्केट इज मोर इम्पोर्टेंट, लाइक स्पेंडिंग मोर टाइम, या टाइमिंग इन द मार्केट इज मोर इम्पोर्टेंट? टाइम इन द मार्केट इज मोर इम्पोर्टेंट। जितनी देर टिके रहोगे। यस। बट टाइमिंग का भी तो बड़ा खेल कोई होता है। इशू नहीं है। अच्छा, कोई इशू नहीं है। कोई इशू है व्हाई ही डू यू नहीं। से दैट? मैं आज घुसूं या 3% 5% करेक्ट होने पे घुसूं या 10% करेक्ट होने पे घुसूं, ये तो आप और मैं कह रहे हैं कि करेक्ट होएगा, क्या पता यहीं से 20% बढ़ जाए एक साल में फिर। सो हाउ यू कैन गेज द मार्केट, हाउ डू यू नो कि ये गिरने ही वाली है। और चलो हम 30 साल पीछे चलते हैं, 1990 में। 30 साल पीछे पहुंच क्योंकि जाते क्योंकि हो। क्योंकि क्या है कि वो मेरी बिल्कुल ऑन द टिप्स है चीजें। आपका कंपैरिजन ग्राफ है वो। हाँ भाई, आप देखो 1992 में हर्षद मेहता वो हुआ, मार्केट 50-60% गिर गई, क्या वहां से नहीं उठी? उठ गई। उसके बाद .com बबल आ गया, उठ गई। उसके बाद 2008 की मंदी आ गई, उठ गई। उसके बाद अपने आप ही लाइन लगा के उस वक्त वो हुए थे, क्या कहते हैं ये स्कैम्स, फॉर्डर स्कैम, 2G घोटाला, ये जो है कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ, हाँ। फिर उसके बाद डिमोनेटाइजेशन, फिर उसके बाद कोविड। तो क्या बाजार वहां से सब ये सब मतलब नेगेटिविटीज को उठ के दुख रोना, मतलब क्या कहते हैं दुखड़ा रो के ऊपर नहीं आया? क्या ट्रू। आया ना? तो फिर आगे हम क्यों सोच रहे हैं कि अगर मैंने यहाँ पे मैं घुस गया और यहाँ से गिर के खत्म ही हो जाएगा बाजार? अरे फिर उठ जाएगा 10-20 साल। हमारा तो विजन ही 30 साल आगे का है ना। हाँ, बस ये फिर टाइम रखना है और कुछ नहीं। आप ये नहीं सोच सकते कि यार वो 5 साल में मैंने सोचा था, ये हुआ नहीं। गॉट इट। अच्छा, रिटायरमेंट प्लानिंग में ईटीएफ रखने चाहिए किसी को अगर अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे ETF हैं? ही रखने चाहिए अच्छा, जी। ईटीएफ ही रखने चाहिए, ये आप क्यों कह रहे हो? ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सबसे कम खर्चा है ETF पे। बट इसमें कोई फिर डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत नहीं है क्यों? अपनी जब आप रिटायर। निफ्टी का ETF ले रहे हो तो वो ऑलरेडी 50 में कर रहे हो। जब आप स्मॉल कैप ETF ले रहे हो तो आप स्मॉल कैप 250 कंपनियों में कर रहे हो। जब आप मिड कैप में कर रहे हो तो आप मिड कैप की 500 कंपनियों में कर रहे हो। तो सारा तो डाइवर्सिफाइड है आपका। फिर आप गोल्ड का ETF ले लो, सिल्वर ले लियो, तो आपने तो फिर वही वाली बात कर दी ना कि 6000 कंपनी में 4000 में तो मैं इन्वेस्टेड हूँ, मैं गोल्ड में भी इन्वेस्ट हूँ, मैं सिल्वर में भी इन्वेस्टेड हूँ, तो और क्या चाहिए आपको? अच्छा, आपको किसी एंगल से ईटीएफ का ये कोई बबल नहीं दिख रहा कि लोग इतना ज्यादा उसके बारे में अभी इंटरेस्टेड हैं, इतना उसके लाइक इट्स इज इट बिकमिंग अ स्लो रिस्क प्रोडक्ट तो नहीं बन रहा ये? बिल्कुल भी नहीं बन रहा। क्योंकि बहुत से मैंने ना कुछ रील्स देखी थी जो ऐसे एंगल भी ले रही है कि सब ईटीएफ मैं ईटीएफ कह रहे समृति हैं। एक बात कहता हूँ, जो वो रील बना रहे हैं उनसे सिर्फ आप ये पूछ लो कि ETF का बैकअप क्या है, ओके। वो कितने पढ़े लिखे हैं। जो ये 19-20 साल के लड़के रीलें बना बना के अपना एनालिसिस दे रहे हैं, उनसे उनका पोर्टफोलियो तो एक बार देख लो, उनसे उनका एक्सपीरियंस तो पूछ लो, उनसे ETF का फुल फॉर्म ही समझ लो, इकोनॉमी किस बेस पे चलती है वो समझ लो, डिमांड सप्लाई क्या होता है वो समझ लो। आज हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है, या निफ्टी बैंक निफ्टी अपने हाई पे खड़े हैं, क्यों खड़े हैं, यही तो समझ लो। अच्छा, आपने अब हम एक पॉइंट पे आते हैं, जब आपने आगे पीछे जब पोर्टफोलियो मिक्स की बात हो रही थी, आपने कहा था आप 10% क्रिप्टो में डाल सकते हो। ये क्रिप्टो का थोड़ा सा आप डिकोड करोगे, क्योंकि आज भी लोगों को समझ नहीं आता कि क्रिप्टो में इन्वेस्ट कैसे करें। देखिए, जैसे स्टॉक मार्केट में करने के लिए हम गूगल करेंगे टॉप 10 ब्रोकर्स इन इंडिया, तो वो सारे आ जाएगी लिस्ट। ऐसे ही मैं क्रिप्टो के लिए जाऊं, टॉप 5 ब्रोकर्स इन इंडिया, तो वो आ जाएंगे। उसमें मैं जाऊं, वहाँ पे अकाउंट खोल लूँ। जैसे यहाँ पे आजकल सारा ऑनलाइन प्रोसेस है, वही ऑनलाइन प्रोसेस है। सिर्फ मुझे क्रिप्टो में 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक, जब भी मैं करूँ मैं FIU रजिस्टर्ड एक्सचेंज पे करूँ, यानी कि इंडिया में उसको मान्यता प्राप्त होनी चाहिए सरकार द्वारा। पहली मुझे कॉशियस एक ये रखना है। दूसरा, वो मेरे बैंक अकाउंट से पैसा ले, अपने बैंक अकाउंट में ले, अपने बैंक अकाउंट से मेरे बैंक अकाउंट में ले। ये नहीं कि वो कहे कि भैया आप वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर कर लो, ये कर लो, तो वो सब फर्जीवाड़ा है। तो मुझे दूसरा ये ध्यान रखना है कि मेरा वॉलेट ट्रांसफर अलाउड नहीं करना चाहिए एक्सचेंज को। दैट मीन्स मेरे साथ फर्जीवाड़ा नहीं हो सकता, मेरा कॉइन कभी चोरी वोरी मतलब पॉसिबिलिटी कम है। दूसरा, FIU रजिस्टर होने से क्या है कि ही इज लाइबल टू डू योर KYC। और जब गवर्नमेंट का इंटरवेंशन किसी भी चीज़ में रेगुलेशन आ जाता है तो वो थोड़ी सी चीज़ें ट्रांसपेरेंट होने लग जाती हैं। तो हमें सिर्फ यही करना है कि हम इसको FIU रजिस्टर पे करें और वॉलेट ट्रांसफ़र नहीं अलाउ होना चाहिए। तो आप जब इतने लोगों से इंटरेक्ट करते हो, कोर्सेज होते हैं, मतलब लोग आपके पास आते हैं, आप क्रिप्टो में इंटरेस्ट देखते हो लोगों का टू इन्वेस्ट? क्योंकि कहीं डर भी है लोगों में थोड़ा। मैं बताता हूँ, अब आज आपको मान लो निफ्टी में काम करना है, बैंक निफ्टी में काम करना है, तो अगर आपके पास 10-20-50 हज़ार रुपये आप नहीं कर सकते।
राइट क्योंकि आज पर लॉट की कीमत ही 2.5 लाख रुपए जा रही है मार्जिन। राइट आपको बिटकॉइन में काम करना है, आप 5,000 में कर सकते हो, क्योंकि हमारे यहाँ फ्रैक्शनल ट्रेड अलाउड नहीं है निफ्टी, बैंक निफ्टी या किसी भी उसमें। लेकिन बिटकॉइन 1.25 करोड़ का होने के बाद भी आप डेसिमल के बाद 0.00001 मतलब 5वें हिस्से तक ट्रेड कर सकते हो। सो यू कैन ट्रेड विद वेरी स्मॉल अमाउंट ऑल्सो। तो अभी गोइंग फॉरवर्ड यू सी कि क्रिप्टो लोगों की पोर्टफोलियो मिक्स में थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा एज अ एज अ हो ही परसेंटेज रहा ऑफ। है, हो ही रहा है। देखिए क्रिप्टो क्या है, एक फ्यूचरिस्टिक करेंसी है, और मैंने 10% एलोकेशन क्यों किया कि मान लो आपका ये 90% तो हमने सब ऑलमोस्ट सिक्योर जगह लगाया ना। अब अगर मान लो इन सब ने 10% की भी रिटर्न दी और ये पूरा भी डूब गया तो भी मेरी कैपिटल तो सेफ है, इसलिए मैंने केवल 10% दिया वहां। पर क्रिप्टो की जो वॉलेटिलिटी होती है उसमें लोग थोड़ा डर जाते हैं बिकॉज वो काफ़ी इमेंस है, मतलब थोड़ी, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि वर्स्ट ऑफ द वॉलेटिलिटी अब थोड़ी ओवर हो चुकी है? मैं बताता हूं, जैसे स्टॉक मार्केट में भी 5500 स्टॉक है, ऐसे ही क्रिप्टो मार्केट में भी 5000 कॉइन है। ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे टॉप 10 कंपनीज की, जो कि रिलायंस हो गया, एसबीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, ये हो गया। आप किसी से भी पूछ लो देश में, चाहे वो एनालिस्ट हो, चाहे वो आरबीआई हो, चाहे वो गवर्नर हो, चाहे वो एनालिस्ट हो, चाहे वो बैंक का एम्प्लॉय हो, चाहे वो कितना ही एनएससी हो, बीएससी हो, किसी, वो क्या कहेगा, साहब ये टॉप 10 कंपनीज जो हैं इसमें रिटर्न कम आएगी लेकिन पैसा सेफ है, यही हम बोलते हैं। ऐसे ही क्रिप्टो में टॉप 10 कॉइन्स में चले जाइए, रिटर्न कम आएगी, पैसा सेफ है, जीरो हो सकता है, ये तो मैं खुद ही कह रहा हूं। लेकिन देर आर सर्टेन पंप एंड डंप कॉइन्स जो एक दिन में $1 से $1400 जाते हैं और 5 दिन बाद वो पता लगता है $1400 से 20 पैसे के रह गए। Quite a bit. हाँ। सो यू नीड नॉट हैव टू इन्वेस्ट इन पंप एंड डंप कॉइन्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मेरे को सिर्फ 5 टॉप कॉइन्स में काम करना है, जो कि बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, एक्सआरपी और बीएनबी। बस ये 5 कॉइन में काम करिए, डूब इसमें भी सकता है। मैं कोई आई एम नॉट एनी पंडित या गॉड के प्रेडिक्ट कर सकूं कि भैया इसमें नहीं डूब सकता, लेकिन चांसेस इसमें पंप एंड डंप वाले कॉइन से कम है। अच्छा, ऑल्सो जैसे क्राइसिस होता है और एक चीज मैं बता दूं, डिस्क्लेमर भी ले लो आप यहाँ पे, जैसे चांदी 5 बार टूटी है अपने 50% 60%, ऐसे बिटकॉइन अपनी पूरी हिस्ट्री में 80 to 90% 5 बार टूटा है। ओह दैट मच। तो अभी भी अगर ये यहाँ से 90% टूट जाए तो कोई अचंभे की बात नहीं है। तो क्या ये बिटकॉइन, मतलब क्रिप्टो के जो टॉप, ये आप 5 कॉइन्स कह रहे हो, क्या ये एज अ ग्लोबल कोई क्राइसिस होता है तो जैसे अभी गोल्ड इज अ सेफ हेवन फॉर अस, ये धीरे धीरे शायद बन जाएंगे वो चीज़ बिकॉज ग्लोबली एक्सेप्टेड है? इसमें थोड़ा चांस मुझे कम लगता है कि ये ग्लोबल बनेगा, क्योंकि इसमें क्या है कि एक एनोनिमिटी फैक्टर है जो कि गवर्नमेंट्स इसे प्रमोट शायद नहीं करें। लेकिन हाँ, हर गवर्नमेंट फ्रेमवर्क ला रही है, यूएस में तो इसके ईटीएफ भी आ गए हैं, हाँ। तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ भी But I think आएगा। ये ETFs, बिटकॉइन ETFs या क्रिप्टो ETFs आर विल बी अ गेम चेंजर, मुझे लगता है थोड़ा सा। आप हो ही रहे हैं। बट इसका रीजन आप बता सकते हो व्हाई दे विल बी अ गेम चेंजर? जस्ट बिकॉज आपको वो हाँ, इतनी। देखिए पहले क्या लग रहा था कि ये खत्म हो जाएगी करेंसी, मतलब कोई इसे वो नहीं करेगी, लेकिन अगर आज आप पूरे इसकी वो देखोगे तो जितनी हिंदुस्तान की वो है जीडीपी 4 पॉइंट कुछ ट्रिलियन, उतना ही पूरे जितने ये क्रिप्टो कॉइन्स है ना, इसकी भी इतनी है। ओह रियली? यस अच्छा, इट्स क्वाइट अ सब्सटेंशियल नंबर देन। जी, तो अब ये इतना बड़ा नंबर हो गया है कि अब इट हैज बिकम अ क्वेश्चन फॉर एवरीवन कि वेदर इट विल बी क्लोज। नहीं, इतना आसान नहीं है। तो अगर 3 चॉइसेस आपके पास हो क्रिप्टो की, बैंड, रेगुलेटेड या इनकरेज्ड, तो इन तीनों में से आपको क्या लगता है कि मिक्स या क्या चीज़ ज़्यादा रेगुलेटेड, रेगुलेशन आएगी आएगी? अभी शायद मद्रास हाई कोर्ट ने ये बोला, या किसी हाई कोर्ट ने, आई माइट बी रॉन्ग, इस पर ट्रॉलिंग ना हो, किसी हाई कोर्ट ने ये बोला है कि साहब इसको बैन करना सॉल्यूशन नहीं है, फ्रेमवर्क लेके आइए। तो गवर्नमेंट इज कमिंग अप विद अ फ्रेमवर्क वेरी सून, मे बी नेक्स्ट मंथ, मे बी आफ्टर 1 ईयर, मे बी आफ्टर 6 months, तो फ्रेमवर्क आएगा। अच्छा, अगर मैं पूछूं व्हाट्स द बिगेस्ट अनसीन रिस्क 2026 में वेयर एज इन्वेस्टिंग इन मार्केट्स इज कंसर्न, वो क्या हो सकता है? वर्ल्ड वार हो गया जैसा कि सिनारियो बन रहा है, सारे मार्केट दुनिया के क्रैश हो जाएंगे 70-80%, एंड दैट इज मोस्ट लाइकली टू हैपन। गॉड लेट्स से नॉट डज इट हैपन। एक क्विक रैपिड फायर करती हूँ आपसे, लेट्स सी आपकी क्या चॉइसेस हैं। गोल्ड या बिटकॉइन बेटर हेज टुडे? गोल्ड।
ETF direct stocks. Pick one for 10 years. ETF. अच्छा, one sector you're overweight on in 2026. आपको लगता है ये सेक्टर अच्छा चलेगा? निफ्टी. Invest in India. One fear you have कि markets next year ये problem आ सकती है. अब जिस तरह की ये Global. जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस बन रही हैं तो वर्ल्ड वार ही ना हो जाए. Bullish रहेगी, bearish होएगी, क्या होगा? What's your gut call markets का? 20 EMA लगा लूंगा, जहां उसके नीचे आ गई मैं बाहर हूँ, बाकी ऊपर है तो ऊपर है ही है. Crypto in SIP style, big yes, big no. बिग यस, सुपर बिग यस. अच्छा, वन क्रिप्टो मिथ पीपल शुड स्टॉप बिलीविंग, क्योंकि इससे उनको डर लगता है बहुत. कि यहाँ से ये फिर 5x 10x 100x हो जाएगा. ग्रेट. ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच सर. बहुत टाइम से मैं ये पॉडकास्ट करना चाहती थी. आई एम एक्चुअली हैप्पी कि ये 2026 के बिगनिंग में हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें नई मिल गई आपसे बात करने को और एक पर्सपेक्टिव डिफरेंट मिला. एंड आई थिंक ऑडियंस को भी मैं यही कहूँगी कि जो भी बात हमने गोल्ड सिल्वर इन्वेस्टिंग से रिलेटेड की है, आप ध्यान से सोच समझ के अपनी बजट को देख के अपनी प्लानिंग करें. एंड ये मैं हमेशा कहती हूँ कि प्लीज़ गलत इन्फ्लुएंसर्स या गलत किसी टाइप की इन्फ्लुएंस में आके गलत चीज़ों में इन्वेस्ट ना करें. प्लीज़ अपनी रिसर्च ढंग से करें, सोचे समझे, और मार्केट में लंबे समय तक टिके रहें. आप पैसा बनाएंगे, ज़रूर बनाएंगे. एम आई राइट? ऑन दैट नोट, थैंक यू. प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड डू शेयर दिस विद एवरीबडी, बिकॉज सब गोल्ड सिल्वर मार्केट्स के बारे में जानना चाहते हैं. सबको सेविंग करनी है, सबको इन्वेस्टमेंट करनी है, सबको पैसा बनाना है. आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.